गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉडकास्ट क्लास में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज के डे 23 का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये सैंटियागो में किया गया और सैंटियागो जो है ये चिली की राजधानी है। अगर हम चिली को देखते हैं तो चिली में ही अटकामा का मरुस्थल है। और अगर क्वेश्चन पूछता है चुकी की खान कहाँ है, चुकी माता की जो खान है वो चिली में अवस्थित है और चुकी माता की जो खान है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे अस्पाल्टा की दर्रा पूछता है तो अस्पाल्टा का दर्रा भी चिली में है। अस्पाल्टा का दर्रा जो है वो चिली को अर्जेंटीना से जोड़ता है। अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसी कारण हम लोग 7 अप्रैल को जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय की बात करता है तो इसका मुख्यालय जो है ये जेनेवा में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया है? तो पहला प्राकृतिक चिकित्सालय जो है भारत का असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया है। और असम जो है ये 100% स्वचालित संसदीय सचिवालय वाला राज्य जो है असम हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है मानस नेशनल पार्क या फिर पूछता है रायमोना नेशनल पार्क, ये दोनों जो है ये असम में है और मानस नेशनल पार्क का कुछ भाग तोड़ के ही रायमोना नेशनल पार्क बनाया गया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो दवा है ये नेफ्रिथोमाइसिन हो जाएगी। अगर हम लोग पूरे विश्व की जो है पहली एंटीबायोटिक दवा पूछते हैं तो ये पेनिसिलिन हो जाती है। अगर हम लोग पेनिसिलिन की खोज की बात करते हैं तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जैवक नामक टीके की खोज की गई है, यह किस बीमारी में के लिए सहायक है? तो जैवक नामक जो टीका है ये टाइफाइड बीमारी के लिए सहायक है। अगर हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसके कारण टाइफाइड बीमारी होती है और टाइफाइड बीमारी की जांच के लिए हम लोग विडाल टेस्ट कराते हैं। अगर आपसे पूछता है टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ये आंत हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या कितनी है जो कैंसर कोशिकाओं और उत्कों सहित कई जैविक नमूनों का भंडार करते हैं? तो कुल ऐसी जो बायो बैंकों की संख्या है ये 19 है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूर संचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई कौन सी योजना है? तो भारत सरकार की ग्रामीण और वंचित जो क्षेत्र है उसमें दूर संचार कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए अमृत भारत डिजिटल योजना शुरू किया गया है। और ये कब शुरू किया गया है? तो 2024 में शुरू किया गया है। ये अमृत भारत डिजिटल जो योजना है ये डिजिटल योजना की ही एक भाग है। अगर आपसे पूछता है डिजिटल योजना की शुरुआत कब की गई, तो डिजिटल योजना की शुरुआत जो है 2014 में ही की गई है। अगर पूछता है आपसे फर्स्ट डिजिटल बजट जो है ये कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया, तो फर्स्ट डिजिटल बजट जो है ये 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो कच्छ के रण में बनाया गया है। अगर आपसे पूछ देता है कि खिलौना पार्क कहाँ पे बनाया गया है, तो खिलौना पार्क जो है ये गांधीनगर में बनाया गया है। अगर आपसे पूछ देता है भारत निर्माण समिट की जो समिट है ये कहाँ पे हुआ है, तो भारत निर्माण समिट भी जो है ये गांधीनगर में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एनपीएस वात्सल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो एनपीएस वात्सल योजना की जो शुरुआत है ये 2024 में की गई है। और एनपीएस वात्सल योजना जो है इसके अंतर्गत 18 साल से लेके 60 साल तक के जो आयु वर्ग के लोग हैं ये आते हैं। नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई है? तो अगर हम लोग बैंक क्लिनिक पहल की बात करते हैं तो बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत जो है 2024 में आरबीआई के द्वारा की गई है। अगर हम आरबीआई के बारे में देखते हैं तो एक्ट जो 1934 आया था उसके तहत आरबीआई की स्थापना होती है। तो आरबीआई की स्थापना की अगर बात पूछता है तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर ये मुंबई में हो जाएगा। 1935 में जब स्थापना होती है तो 1935 से 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता रहता है। उसके बाद इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई हो जाता है। अगर आपसे पूछता है आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ओसवान स्मिथ जो है इसके फर्स्ट गवर्नर थे। अगर स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर पूछता है तो ये हो जाएंगे सीडी देशमुख।
और प्रेजेंट गवर्नर की बात बोलता है तो ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को निर्यात किया गया है। वहीं अगर देखें तो नेक्स्ट देश कौन सा है जिसको भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल को जो है इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है। तो इंडिया की जो ब्रह्मपुत्रा नदी है और जो रूस की जो मॉस्कवा नदी है, इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ये ग्रुप 17 के अंतर्गत आते हैं। इसे हम लोग हाइलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। अगर हाइलोजन ग्रुप को याद करने का तरीका देखें तो एक ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन और आंटी से अंस्टाटीन हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जो हाइलोजन ग्रुप है इसको याद कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है, छाऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो छाऊ नृत्य को जो है 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अगर हम छाऊ नृत्य की बात करें तो ये एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और इसको जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के जो है नृत्य है ये। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 71वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मूल संविधान में देखे तो मात्र 14 भाषाएं ही मूल संविधान में थी। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसके साथ सिंधी को मान्यता दिया गया। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को दर्जा दिया गया। अगर जो 92वां संविधान संशोधन है 2003 में हुआ उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया? तो संसद का पहला जो संयुक्त अधिवेशन है वो 1961 में आता है और ये जो है दहेज निरोधक अधिनियम के लिए जो पहला संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है और राष्ट्रपति उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह आहूत किया जाता है। अगर कुल संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो वो 3 बार आता है। कब कब आता है? तो 1961 में, 1978 और 2002 में आता है। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात बोले तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। वहीं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसको जो है आहूत कौन करता है संयुक्त अधिवेशन को? तो संयुक्त अधिवेशन को आहूत जो है राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई और इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करें तो अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना होती है और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के तहत आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका प्रारंभिक मुख्यालय जो है 1935 से लेकर 1937 तक इसका मुख्यालय जो है ये कोलकाता होता है। उसके बाद इसके मुख्यालय को जो है हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछता है तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति जो है ये आरबीआई जारी करता है और 2024 के लिए 4.5% ये अपनी जो है इसकी दर है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी घगर नदी है। तिब्बत के मांगचुंग ग्लेशियर से जो ये नदी निकलती है और ये गंगा नदी किस स्थान पर जो है गंगा में मिलती है? तो ये छपरा के पास जो है ये गंगा नदी में मिलती है। अगर आपसे देखें तो ये गंगा नदी है तो इसके बाईं ओर से सबसे प्रथम जो है रामगंगा मिलती है, उसके बाद गोमती मिलती है, फिर घग्गर मिलती है। उसके बाद गंडक को देखें तो गंडक नदी गंगा में जो है ये सोन के पास मिलती है, सोनपुर के पास। वहीं अगर कोसी को देखें तो कोसी नदी जो गंगा में मिलती है वो कटिहार में मिलती है। अगर हम लोग महानंदा को देखें तो महानंदा जो है ये भी गंगा में आके मिलती है। अगर हम दाईं ओर से देखें तो दाईं ओर से 3 नदियां हैं, यमुना, टोंस और सोन नदी गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये अनुच्छेद 126 में दिया गया है। अगर हम लोग अनुच्छेद 124 की बात करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 125 को देखते हैं तो इसमें जो जज होते हैं उनके वेतन, भत्ता इत्यादि की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 126 देखते हैं तो इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। 127 की बात करें तो इसमें तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 128 की बात करें तो इसमें सेवानिवृत्त जज की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद अगर हम लोग 129 देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये अभिलेख होना, एक नजीर बनना, ये चर्चा इसमें दी गई है। वहीं अनुच्छेद 143 है, इसकी बात देखते हैं तो अनुच्छेद 43 में जो है किसी स्थिति में
जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उससे सलाह ले सकते हैं। सलाह देना ना देना जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा गया है? द लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये नॉर्वे को कहा गया है। अगर आपसे पूछता है उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है डूबते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो डूबते सूर्य का देश जो है ये ब्रिटेन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है मध्य रात्रि का सूर्य का देश जो है ये नॉर्वे, फिनलैंड और ग्रीनलैंड इत्यादि को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है? तो अन्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पे है जो है राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जाता है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 26वें चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स छोटी माता, ये छोटी माता जो है चिकन पॉक्स नहीं होगा, तो ये छोटी माता जो है किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है? तो छोटी माता जो है ये वेरिसेला वायरस के साथ जो है संक्रमण से बीमारी होती है। वहीं अगर चिकन पॉक्स जिसको बड़ी माता बोलते हैं ये वेरियोला जो वायरस होता है उसके कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी विलयन में H+ जो आयन है इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान घट जाएगा, और जो सांद्रता है आयन है उस जो और ज्यादा अम्लीय होते जाएगी। अगर पीएच मान घटेगा तो अपरूपी वो अम्लीय हो जाएगी विलयन, और पीएच मान अगर बढ़ेगा तो वो विलयन क्षारीय हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस रोग जो है मानव शरीर के यकृत या फिर लिवर को प्रभावित करता है, और हेपेटाइटिस रोग एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये दूषित भोजन या फिर दूषित पानी से ये फैलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? ऑप्शन है फिबोलिया, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक और खासरा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जीवाणु द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, तीनी को 6 तपेदिक है। क्या? तीनी को 6 तपेदिक है। तीनी से सिफिलिस हो जाएगा, फिर नी से निमोनिया हो जाएगा, अगर को से देखें तो कुष्ठ रोग हो जाएगा, या फिर 6 से देखें तो क्षय रोग या फिर टीबी हो जाएगा, त से देखें टाइफाइड हो जाएगा, पी से देखें तो प्लेग हो जाएगा, और दी से देखें डिप्थीरिया हो जाएगा, और क से देखें तो काली खांसा हो जाएगा, ह से देखें तो हैजा हो जाएगा। तो ऐसे जीवाणु से होने वाले रोग को आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड जो है, टाइफाइड, हैजा और तपेदिक रोग जो है ये 3 रोग जीवाणु द्वारा जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, एड्रेनेलिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो एड्रेलिन जो हार्मोन है यह मानव शरीर के एड्रेलिन ग्लैंड से स्रावित होता है। अब हम लोग एड्रेलिन ग्रंथि की बात करें तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इस अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ये हार्मोन स्रावित करती है। जो एड्रेलिन जो ग्लैंड है या फिर हार्मोन है इसको हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम लोग एक दूसरे तरह से इसको आपातकालीन या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी इसे एड्रेनल हार्मोन को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में ऐसे कौन से महाजनपद थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर अवस्थित है? तो 2 जो महाजनपद थे, कंबोज और कंधार, यह भारत से बाहर अवस्थित है। बाकी जो 14 महाजनपद थे वो भारत में अवस्थित है। अगर बिहार की बात पूछता है तो बिहार में 3 महाजनपद अवस्थित है। कौन कौन? वज्जी, मगध और वंग जो है यहीं पे बिहार में अवस्थित है। अगर महाजनपदों की चर्चा की बात देखें तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय जो है, जैन धर्म के भगवती सूत्र और पाणिनि के अष्टाध्यायी है, तो इन तीनों से महाजनपदों की जो वर्णन है ये हमें मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उनमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है? तो TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है ये थायराइड ग्रंथि के विकास और उनमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विकास है? तो अगर जलमंडल की देखें तो 71% भाग पे जलमंडल का विस्तार है। वहीं अगर हम लोग 29% को देखें तो 29% पे जो है स्थल मंडल है। 2/3 जो है, 2/3 भिन्न में देखें तो 2/3 पे जलमंडल और 1/3 पे जो है स्थल मंडल है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कलाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में? तो कलाहारी जो मरुस्थल है अफ्रीका के 3 देश कौन है जिसमें फैला है? वो हो जाएंगे बोत्सवाना,
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में जो है कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। और कालाहारी जो मरुस्थल है ये अफ्रीका के ये दक्षिण भाग में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बुशमैन बुशमैन नाम की एक जनजाति पाई जाती है। वहीं अफ्रीका के उत्तरी भाग में देखें तो उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है और वहां पे जो बद्दू जनजाति है वो पाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय दिए गए हैं? अगर हम लोग संघ सूची को देखें तो संघ सूची में टोटल 100 विषय दिए गए हैं। वहीं राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1952 में की जाती है और इसकी अध्यक्षता का देखें तो इसकी अध्यक्षता भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, कर्मन नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? तो कर्मन नृत्य का जो संबंध है ये उराव जाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, उस्पाल्टा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो जो उस्पाल्टा दर्रा है ये इंडीज पर्वत से संबंधित है। ये दक्षिण अफ्रीका में जो है फैला हुआ है इंडीज पर्वत, और विशेष रूप से देखें तो ये चिली में जो है इंडीज पर्वत फैला हुआ है। इंडीज पर्वत के अगर विस्तार की बात करें तो फिर ये वेनेजुएला और चिली में जो है इसका विस्तार है। अगर हम लोग देखें उस्पाल्टा दर्रा को तो उस्पाल्टा दर्रा जो है चिली को अर्जेंटीना से जोड़ता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, काकेशस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के कितने देशों में है? तो काकेशस पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है रसिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान के साथ है। यहाँ पे देखते हैं एक साइड जो है एक साइड कैस्पियन सी है। कौन सी? कैस्पियन सी। और दूसरे साइड जो है ये काला सागर है और इन दोनों के बीच जो है काकेशस पर्वत का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, सन 1530 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया है? तो ये 1530 नहीं 1503 हो जाएगा। तो 1503 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की जो स्थापना है ये पेट्रो अल्ब्रेक के द्वारा किया गया और 1503 में जो है इसकी स्थापना किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय जो है ये कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने कब जीता था? ये 2000 का सिडनी ओलंपिक जो था उसमें इन्होंने जीता था। और पूछता है कर्णक मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है ये भारोत्तोलक से है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद वह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद जो 63 है यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। इसकी शपथ को देखें तो इसको शपथ उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को देखें तो कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। अगर चुनाव की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा इसके चुनाव में भाग लेते हैं और ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये विशेष रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं और उसी रूप में ये कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता जो है ये उपराष्ट्रपति या फिर सभापति के द्वारा की, यहाँ पे उपराष्ट्रपति कर लेंगे, उपराष्ट्रपति या फिर सभापति के द्वारा की जाती है। अगर हम लोग राज्यसभा को देखते हैं तो राज्यसभा की जो चर्चा है अनुच्छेद 80 में दिया गया है। वहीं राज्यसभा को जो है उच्च सदन, बुजुर्गों का सदन या फिर अस्थायी सदन कहा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो ये जो चर्चा है ये चर्चा अनुच्छेद 65 में दिया गया है। वहीं हम लोग 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 में क्या है, राष्ट्रपति की जो आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव जो है ये राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसी कारण जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाता है और उसके बाद अगर राज्यसभा में ये जो प्रस्ताव है पास हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव जाता है और लोकसभा में प्रस्ताव जो है ये साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। वहीं अगर देखते हैं तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उससे 14 दिन पहले जो है उपराष्ट्रपति को यह सूचना देना अनिवार्य हो जाता है।
अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्नों और विवादों की जांच और अंतिम निर्णय किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 71 जो है, आर्टिकल 71 यही बात बोलता है कि अगर जो है प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, इनके चुनाव से संबंधित कोई भी गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अंतिम निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई या दौरान में हुई। तो एकमात्र ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, वो कौन थे? ये कृष्णकांत थे। उनका अगर कार्यकाल की बात पूछते हैं तो 1997 से 2002 तक उनका कार्यकाल हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो भारत उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा शामिल रहता है और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल रहते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार डैश के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त होता है। तो ये जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो उपराष्ट्रपति की बात करें या फिर राष्ट्रपति की बात करें, संबंधी जो प्रावधान है इन दोनों से वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कौन से दो उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल से पूरा होने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे? तो जो वीवी गिरी थे या फिर आर वेंकट रमण थे, जो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे होते। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह कौन संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल वायु मिलकर जीवन को सम्मिलित बनाते हैं? तो जो जैवमंडल है वो जैवमंडल एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र है जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों आके मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इनमें जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिनिमम वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर सदाबहार वनों की बात करें तो उनमें वर्षा का जो दर है वो 200 से 220 है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः जो पाए जाते हैं, ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी में और विंध्याचल में। तो ये जो एक है पश्चिमी घाट और जो दो नीलगिरी पर्वत, तीन पूर्वी घाट, इन तीनों क्षेत्रों में जो है पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 49 नंबर की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे वनों को जो है सोलास वनों के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत घास के मैदान को देखे तो उस घास के मैदान को भी सोलास घास कहा जाता है। अगर हम नीलगिरी की बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आके मिलते हैं तो वो जो पहाड़ी है उसको नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो डोडा बेटा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन जो है एक साथ पाए जाते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार की बात बोलते हैं तो इसकी कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। अगर पोर्ट ब्लेयर का हम पूछता है कि नया नाम क्या रखा गया है तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम विजयपुरम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत अधिक है? तो मिजोरम जो राज्य है, मिजोरम में क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत अधिक है। अगर आप पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों का जो है वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हो जाएगा। अगर पूछता है कि वनों की वृद्धि किस राज्य में सबसे अधिक हुई है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के ऊंचावन श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के जो उच्च श्रेणियां है उनमें विशाल घास के मैदान को बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है और ये जो है बुग्याल या फिर पयार ये उत्तराखंड में पाई जाती है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जो घास के मैदान है उन्हें मर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर,
अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा जो वन को है ब्राजील में सिल्वास घास के मैदान के नाम से पाया जाता है। और जो अमेजन वन है ये विश्व में प्राणी विविधता के क्षेत्र में अमेजन वन जो प्रथम स्थान पे आते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है और उसी तरह वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व का 20% जो ऑक्सीजन है ये अमेजन वन करता है। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में 6 अप्रैल जो है 1919 का दिन मनाया जाता है। और रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है इस सत्याग्रह का जो है गांधी जी ने आह्वान किया था। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के विलयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, उस दौरान आंदोलन के विलयन नहीं वितीयन वितीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को की गई थी। आगे देखते हैं 56 नंबर की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी? तो अगर गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो था 1918 में हुआ था, उस समय की गई थी। वहीं गांधी जी के बारे में देखें तो गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। और वहीं अगर 1917 को देखते हैं तो 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कराया जाता है। 1918 में देखें तो गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह कराया जाता है। वहीं अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें तो 1918 में यह आंदोलन होता है। 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन होता है। वहीं 1930 को देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया जाता है। 1942 में देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या फिर स्वराज निर्धारित किया? तो जो कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था उसी में स्वराज या फिर स्वशासन का जो निर्धारण किया गया था। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ था? तो जो 1920 का अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन, उस समय गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ था। और 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, जो उस दिन को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता हुआ था। और ये समझौता जो है ये एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा करवाया गया था। और मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने इस समझौते का जो विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम जो था 1906 का, उसमें हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। और ये प्रस्ताव जो है 1908 के अमृतसर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है एमजी राणे के द्वारा 1870 में की गई है। 63 नंबर क्वेश्चन है, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो ये दोनों संस्थाएं हैं, लंदन इंडियन सोसाइटी या फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, दोनों की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1868 की बात करें तो 1868 में इन्होंने पहली बार प्रति व्यक्ति आय को दिया था। और उस समय जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपए पर प्रति व्यक्ति आय थी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, देखते हैं किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात में, ये डोडा नहीं, खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया? तो 1918 में जो है खेड़ा आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई? तो मुस्लिम लीग का जो 1908 का अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी। और पार्लियामेंट जो सुधार अधिनियम था 1909 का, उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को जो मांग को जो है स्वीकार भी कर लिया गया। 66 नंबर क्वेश्चन है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई? तो अगर स्थापना को देखें तो 1913 में की जाती है गदर पार्टी की स्थापना, और लाला हरदयाल के द्वारा यह स्थापना की जाती है। और लाला हरदयाल ने ही पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन जो है अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत लाया गया।
अगर पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लाया गया, और 1935 में जो है प्रांतों के द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो जो 1924 का बेलग्राम अधिवेशन था, इस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। और 1924 का जो बेलग्राम अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के कृष क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा सुना दी गई। तो जो खुदीराम बोस थे, वो 14 वर्ष की उम्र में ही उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो अभिनव भारत संस्था थी, ये बी डी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और इसकी स्थापना जो है 1904 में की जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में कर्जन के द्वारा लागू किया गया, और कर्जन ने जो है ही 1905 में बंगाल विभाजन किया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया, और एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इन अध्यक्षता की कब थी? तो 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 73 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव जो है तिलक ने दिया था। और ये तिलक और एनी बेसेंट दोनों जो है ये होम रूल आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो अगर वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो ये खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। यहाँ पे देख लेंगे, ये अगले क्लास के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे ताकि हम आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।